एक एक कर ईंट दरक रही है। जो केसीआर खुद नीतीश कुमार से मिलने आए थे वो नहीं आ रहे हैं। नवीन पटनायक को बुलाने के लिए चार्टर प्लेन लेकर गए थे ललन सिंह के साथ, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी की पार्टी वो उसमें शामिल नहीं हो रही है। कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? ममता बनर्जी की 215 एमएलए, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा ताकतवर है कि आप ताकतवर। बारात सज गई लेकिन दूल्हा कौन है पता ही नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी तैयारी है। दैनिक जागरण एक्सक्लूसिव बातचीत में आप सभी का स्वागत है। और आज भी हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान है जो कि जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीति जो है इस वक्त वो अपने यूं कह लीजिए चरम पे है। जैसे कि हम 2024 लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ेंगे और 2023 में जो 2 बड़े चुनाव होने हैं उस पर सबकी नज़र है और इसको डिकोड करना आसान नहीं है। और इसी वजह से दैनिक जागरण में हम कोशिश करते हैं कि हम बड़े से बड़े कद्दावर नेता को आपके सामने आएँ और उनसे ही समझने की कोशिश करें कि आज के भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है और क्या देखा जा सकता है। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशील कुमार मोदी जी। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया दैनिक जागरण के लिए समय निकालने के लिए। राज्यसभा सांसद होने के अलावा सुशील कुमार मोदी जी उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार के और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और क्षेत्रीय राजनीति हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति हो, दोनों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। सुशील जी, तो शुरुआत अगर हम क्षेत्रीय राजनीति से कर लें, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है उस वक्त वहाँ पर खबरें बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरह से जितेन राम जी मांझी के जो पुत्र ने जैसे मंत्रिमंडल अभी छोड़ा है, और इसके अलावा तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको अपनी गिरफ्तारी का डर लग रहा है। विपक्ष की जो मीटिंग होने वाली है 23 तारीख को, उसको लेकर कई सारी बातें जो कि उठ रही हैं। इन सभी चीज़ों को आप इस वक्त बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? और ये जो विपक्ष की जो मीटिंग होने वाली है, बिहार से जो इसकी शुरुआत रखी जा रही है, नींव रखी जा रही है, क्या इसका कुछ औचित्य देखते हैं, कुछ फ़ायदा देखते हैं? देखिए, जो विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है ये एक बार टल चुकी और पहले ही दिन से अपशकुन, ग्रहण लगना, जो शब्द प्रयोग करना चाहें, एक बार बैठक टल गई, दूसरी बार बैठक हो रही है। तो ठीक बैठक के कुछ दिन पूर्व है, महागठबंधन का एक घटक दल, एक प्रमुख नेता, वो गठबंधन से अलग हो जाते हैं, नीतीश कुमार से अलग हो जाते हैं। मांझी जी बिहार के बड़े कद्दावर नेता हैं, दलित समाज से आते हैं। एक दलित समाज के एक सेक्शन पर बहुत बड़ी उनकी पकड़ है। फिर देखिए, इस पटना के सम्मेलन में केसीआर ने आने से इनकार कर दिया। जो केसीआर खुद नीतीश कुमार से मिलने आए थे वो नहीं आ रहे हैं। नवीन पटनायक को बुलाने के लिए चार्टर प्लेन लेकर गए थे ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। जहाँ तक बात है HD कुमारस्वामी की, देवगौड़ा से बातचीत हुई थी ललन सिंह की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, वो उसमें शामिल नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत था मायावती, वो इसमें शामिल नहीं हो रही है। और जो लोग शामिल भी हो रहे हैं उनमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी बंगाल में पंचायत का इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पंचायत का चुनाव सिंबल पर होता है, वार्ड मेंबर का भी चुनाव सिंबल पर होता है। और जिस तरह की हिंसा हो रही है वहाँ पर कि कांग्रेस के लोगों को कोर्ट जाना पड़ा और ये मांग करनी पड़ी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की नियुक्ति कर बंगाल में चलाओ। तो क्या नीतीश कुमार 23 के पहले कांग्रेस और TMC में कोई समझौता करा पाएंगे? अरविंद केजरीवाल को आज तक खड़गे साहब ने मिलने का समय नहीं दिया। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अभी तक उनको मिलने का समय नहीं मिला। तो वैसे माहौल में, वैसी स्थिति में इस बैठक से क्या निकलने वाला? कुछ निकलना, आएंगे लोग, चाय पिएंगे और चले जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने भी इनकार कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कहते थे, जिन लोगों ने आर्टिकल 370 का समर्थन किया, आज किस मुँह से वो विपक्षी एकता की बैठक कर रहे हैं? तीसरे देखिए, लोग अगर जुट भी गए, आ भी गए, तो विपक्ष एक नहीं हो सकता है। अलग अलग राज्यों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसके पहले भी इस देश का जो इतिहास रहा है, 2 अवसरों को छोड़कर आज तक कभी विपक्ष एक नहीं हो पाया। 1977 में जब इमरजेंसी की बैकग्राउंड के अंदर चुनाव हो रहे थे जी, उसमें JP जैसे कद्दावर नेता थे। और फिर 1989 के अंदर जब VP सिंह और कांग्रेस से निकल कर बाहर आए थे और जन मोर्चा उन्होंने बनाया था,
तो वो सब स्थितियाँ अलग थी। अब कौन जेपी और कहाँ कोई इमरजेंसी जैसा मुद्दा है, बोल देने से थोड़ी हो जाता है कि इमरजेंसी जैसी हालात पैदा हो गए। क्या था इमरजेंसी, लोगों को मालूम है क्या? तो इसे देखिए, ये टाइम फिश और पहले ही हो चुका है, इसकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। और 23 को बैठक हो भी जाएगी। अब देखिए अंततः कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं, लेकिन बैठक तो हो ही जाएगी, लेकिन इसका कोई फलाफल, कोई बहुत महत्वपूर्ण फलाफल नहीं निकलने वाला। क्योंकि क्या बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस और टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? क्या दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये सारे इतने सवाल हैं जिनका जवाब 24 के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता। चलिए, और 24 का ये जो सवाल है, इसी का जवाब तलाशने की जो है इस वक्त कोशिश चल रही है। और इस कोशिश में जैसे कि आपने अभी कहा ना कि बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं जो कि इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, और उसके अलावा कुछ कद्दावर नेता जो छोड़कर चले गए हैं, जो मांझी जी की बात करो, क्या उनको आपके साथ अगर आने की कोशिश करें, ऐसा हो सकता है कि उनको साथ में लिया जाए? निश्चित हो सकता है, लेकिन क्या होगा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलायंस के बारे में केंद्र ही को बात करने का अधिकार है और केंद्र ही उसके बारे में निर्णय लेता है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार तो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। एक समय में 115 एमएलए थे उनके 2010 में, आज उनकी संख्या घटकर 44 हो गए। वो बीजेपी से भी छोटी पार्टी हो गए, पहले बीजेपी से बड़ी पार्टी थी। तो कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? ममता बनर्जी की 215 एमएलए, अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है, तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा ताकतवर है कि आप ताकतवर हैं। और जो राष्ट्रीय जनता दल है उसका तो एक भी एमपी लोकसभा में नहीं है जी। तो जिसका 0 एमपी लोकसभा में है वो 303 एमपी वाली पार्टी को चुनौती दे रहा है जी। जिसके 44 एमएलए हैं वो बीजेपी को चुनौती दे। तो चुनौती देने में क्या लगता है, बोलने में क्या लगता है? आपका कद है, आप बोलेंगे तो अखबार में बयान छपेगा, लेकिन उसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है? जी सुशील जी, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि 3 दशक से ज़्यादा का समय आपको भी हो चुका है राजनीति में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। राजनीति में कुछ भी संभव है, किसी भी तरह की उठापटक और किसी भी तरीके के समीकरण है जो कि चेंज होते रहते हैं। क्या अगर समीकरण में इतना बड़ा बदलाव आ जाए कि नीतीश अगर आपके साथ आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए वो तो बहुत पहले स्पष्ट कर दिया है अमित शाह जी ने कि नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, वो तो प्रश्न जो है जिसका कोई अर्थ नहीं है। चलिए, ये तो 2 चीज़ें सुशील जी ने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं कि एक, नीतीश जी का आने का कोई चांस नहीं है, और मांझी जो हैं अगर वो आते हैं तो निश्चित तौर पर कोई भी आना चाहेगा तो केंद्र तय करेगा, विचार करेगा और जरूर विचार करेगा लेने के बारे में। लेकिन अब क्या है, वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की क्या सोच है ये मैं नहीं बता सकता। नहीं सुशील जी, क्या आपने कभी सोचा था कि नीतीश और लालू भी एक हो सकते हैं? मतलब क्योंकि राजनीति में सब संभव है, लेकिन मैंने तो नहीं सोचा था जी। मुझे तो नहीं लगता था कि पहली बार भी जब एक हुआ तो मैं अवाक रह गया कि जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर लालू विरोध की राजनीति की वो लालू से मिल जाएगा। फिर जब बीजेपी के साथ आ गए तो भी मुझे आश्चर्य हुआ, फिर बीजेपी को छोड़ के चले गए, फिर राजद के साथ चले गए। तब ये लोग इतनी बार पलटी मारते और ऐसे पलटी मारते हैं कि अच्छे से अच्छा जो राजनीतिक जानकार है वो भी भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए ऐसे लोगों पर से तो जनता का भरोसा खत्म हो गया, अब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। नहीं तो क्यों 44 पर गिर के आ जाते? एक समय में मुख्यमंत्री थे, 115 जीत कर आए, 44 पर पहुंच गए। तो इसलिए अगर आप बार बार इस अपना स्टैंड बदलते रहेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आज कांग्रेस खेमे में भी नहीं, कांग्रेस में नीतीश कुमार पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि पता नहीं कभी फिर पलटी मार जाए। ये बात अलग है कि बीजेपी ने दरवाज़ा बंद कर लिया है। और बिहार की राजनीति इसलिए शायद लोग काफ़ी रुचि भी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस बात के तो बयान आने शुरू हो गए हैं सुशील जी की, जो अभी जो विपक्ष की मीटिंग होने वाली है उसमें वो किसी भी तरीके का विपक्ष का जो चेहरा होगा उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में आपकी तरफ से चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी तो विधानसभा का चुनाव में 2.5 साल देर है जी। अभी हमारा टारगेट है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव होने के बाद हम विधानसभा का विचार करेंगे। तो पहले तो एक शादी तो हो जाए, पहले एक काम तो हो जाए, लोकसभा का चुनाव। तभी सारा फोकस है कि अगला लोकसभा का चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतें और पूरी पार्टी उसे तैयारी में लगी है। वो चुनाव जीतेंगे तो विधानसभा का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। तो इसलिए भी विधानसभा की चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है ज़्यादा।
और देखिए, नीतीश कुमार में कमज़ोर होने की बात कर रहा था, उनकी पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उनकी पार्टी से RCP सिंह अलग हो गए, तो 9 महीने में एक भी बड़ा नेता जुड़ा है क्या महागठबंधन के साथ या जनता दल यू के साथ? उल्टी एक एक कर ईंट दरक रही है, ईंट जो खिसक रही है। उपेंद्र कुशवाहा कोई सामान्य नेता नहीं, एक कुशवाहा समाज पर एक बड़ी उनकी पकड़ थी और पिलर थे जनता दल यू के, वो छोड़ के चले गए। RCP सिंह जिन्होंने पूरा जनता दल यू का संगठन खड़ा किया, और एक नाम बता दी जिसने 8 महीने में ज्वाइन किया हो, तो आप मजबूत हो रहे हैं कि आप कमज़ोर हो रहे हैं? इसलिए नीतीश कुमार लगातार कमज़ोर होने, अब उनकी वोट ट्रांसफ़र की जो क्षमता है वो क्षमता खत्म हो चुकी है। आपने कहा कि विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लोकसभा की तैयारी और प्रचंड बहुमत से वापस आ सकें, इस पर आपका फोकस रहेगा, और शायद विपक्ष का फोकस ये रहेगा कि मोदी वर्सेस ऑल हो। और सुशील जी, हमारे दर्शक भी ये जानते हैं, और अगर हम आपसे इस वक्त पूछेंगे तो आप भी इस बात को तो मानेंगे कि मोदी वर्सेस ऑल भी हो तो पलड़ा किस तरफ भारी होगा। बट वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये मानेंगे कि मोदी वर्सेस ऑल होने के बावजूद भी जो है प्रचंड बहुमत जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी को मिलेगा? उसका देखिए, एकमात्र कारण है कि लोगों का भरोसा है नरेंद्र मोदी पर। 9 साल सत्ता में रहने के बाद भी उनकी जो लोकप्रियता का ग्राफ है वो दिनों दिन ऊपरी की ओर ही जा रहा है। तो उन्होंने जिस तरह से काम किया, गरीबों के लिए काम किया है, देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है, जिस तरह की उन्होंने डिजिटल क्रांति का अगुवा भारत को बनाया है, तो लोग देख रहे हैं ना कि 24/7 काम करने वाला व्यक्ति है। तो इसलिए लोग जानते हैं, और इसलिए विपक्ष कोई चेहरा सामने नहीं दे पा रहा। इसलिए मैं कहता हूँ मजाक में कि बारात सज गई लेकिन दूल्हा कौन है पता ही नहीं। अरे भैया, और दूल्हा ये कब तय करेंगे? लड़की के दरवाजे पर पहुंचने के बाद लड़की का चेहरा देखकर, दुल्हन का चेहरा देखकर तय करेंगे दूल्हा कौन होगा। क्यों नहीं भाई, पहले क्यों नहीं तय हो सकता है? तय कीजिए अगर हिम्मत है। बताइए, राहुल गांधी होंगे, नवीन ममता बनर्जी होंगी, नीतीश कुमार होंगे, कौन होंगे? उनको मालूम है कि पहले तय करेंगे तो सिर फुटबल हो जाएगा। तो सिर फुटबल को चुनाव के बाद के लिए टालना चाहते हैं, और उसको मालूम है कि उनका तो बहुमत आने वाला नहीं है। और देखिए, लोग इस समय देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार चाहते हैं। लोगों ने देख लिया, और लोगों ने वो दौर भी देखा, खिचड़ी सरकार का दौर, HD देवगौड़ा, कुमार स्वामी, चंद्रशेखर, ये जो IK गुजराल, 6 महीने 8 महीने साल भर की सरकारें, और उन सरकारों में क्या देश का हश्र हुआ। तो लोग अब उस दौर में नहीं जाना चाहते हैं। वो खिचड़ी सरकार अस्थिरता के दौर में, जिसमें प्रधानमंत्री के पास 40 MP, कोई निर्णय नहीं कर सकता। कोई निर्णय करने के पहले उनको सहयोगी दलों से पूछना पड़ेगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होगी? चीन और पाकिस्तान का मुकाबला कैसे होगा अगर आपको बार बार सहयोगी दल से पूछ कर ही निर्णय करना पड़ेगा? इसलिए लोगों ने दोनों तरह की सरकारों के अंतर को महसूस कर लिया। सर, चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी तैयारी है? ये मुझे पता नहीं है कि चुनाव के पहले आएगा कि बाद में आएगा, लेकिन देखिए, जो संविधान की धारा 37 है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि पूरे देश में कॉमन सिविल कोड को लागू किया जाए। और खुद अंबेडकर चाहते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि भारत का संविधान जब आया उसी समय समान नागरिक संहिता जो इस देश के अंदर आ जाए, लेकिन उनको सफलता उनको नहीं मिल पाई। और देखिए, जो कॉमन सिविल कोड है तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही प्रारंभ हो गया था। आप अगर देखिए, आज का जो IPC है, जो CRPC है, ये तो 1860 में आया। उसके पहले मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून क्रिमिनल लॉ में अपराध के मामले में लागू होता था, और हिंदुओं के लिए अलग कानून था। लेकिन 1860 में IPC और 61 में CRPC आया, तब अंग्रेज़ों ने पहली बार इस देश के अंदर क्रिमिनल लॉ के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक प्रकार का कानून बना दिया। फिर तो उसके बाद 1 दर्जन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर एविडेंस एक्ट, कौन कौन इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इतने एक्ट आए जो समानता हिंदू मुसलमान दोनों पर लागू होता था। फिर देश का संविधान कोई मुसलमानों के लिए तो अलग नहीं है और हिंदुओं के लिए अलग नहीं है। और कॉमन सिविल कोड का मतलब क्या है? मतलब ये कि जो पारिवारिक कानून है, जो फैमिली लॉ है, जैसे विवाह करने का तरीका कुछ भी हो सकता है,
चाहे आप आर्य समाजी तरीके से करें, काजी के द्वारा करें, लेकिन एक पुरुष की एक पत्नी होगी, बहु पत्नी नहीं होगी। एक समय में हिंदू समाज में भी बहु पत्नी का प्रचलन था जी। लेकिन आज अगर एक मुसलमान एक से ज़्यादा शादी करता है तो क्या यह महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? इसलिए मैरिज के अंदर एक पत्नी, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं। डाइवोर्स के बारे में कोई 3 तलाक बोलकर डाइवोर्स नहीं दे सकता, उसकी एक प्रक्रिया होगी। कोई मेंटेनेंस, अगर किसी महिला का अगर परित्यक्ता है, अगर डाइवोर्स हो गया तो क्यों नहीं उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए? तो मेंटेनेंस, उसी प्रकार एडॉप्शन, सक्सेशन। एक समय में हिंदू उत्तराधिकार में प्रावधान था कि विधवा जो महिला होगी उसको परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था जी। ये महिलाओं के साथ भेदभाव था जी। तो हिंदू कोड बिल लाकर उसको दूर किया गया 1956 के अंदर या उसके बाद के दिनों में जी। तो इसलिए इन मामलों में एक रूपता हो, समानता हो, यह अगर जो लॉ कमीशन है ये अगर रेकमेंड करता है और भारत की सरकार विचार करती है, अब वो कैसे करेगी, कब करेगी, क्या करेगी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज देश की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड तो सबसे पहले इसको लागू कर देगा, क्योंकि उत्तराखंड में तो जो कमीशन बना है उसकी अंतिम कार्रवाई भी हो चुकी है लगभग, तो इसलिए राज्यों को भी ये अधिकार है करने का। इसलिए अब राज्य करेंगे, केंद्र करेगा, कब करेंगे, क्या करेंगे ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन देश की आवश्यकता है और देश का जनमानस आज कॉमन सिविल कोड के लिए तैयार है। सुशील जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, क्योंकि ये मुद्दा अभी थोड़ा गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा है, आपने डिजिटल क्रांति की बात करी थी और एक ऐसे ही बड़े डिजिटल प्लेयर ने कुछ आरोप लगाए हैं सरकार के खिलाफ भी। मैं ट्विटर के एक्स-CEO की बात कर रहा हूँ। इस तरह के आरोपों को आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इन विदेशी कंपनियों को जो कि भारत में रहते हुए, भारत में अपना बिजनेस चलाते हुए इस तरह के आरोप लगाते हैं? देखिए, जैक डॉर्सी का जो इंटरव्यू आया है बहुत ही आपत्तिजनक है जी। क्योंकि देखिए उनको देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। भाई पहले यहाँ पर सेफ हार्बर का प्रावधान है IT एक्ट के अंदर। भाई आप प्लेटफॉर्म हैं, आप कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी कुछ डाल देगा। और फिर अगर सरकार कहती है कि ये आपत्तिजनक कंटेंट आप इसको हटाइए तो आपको हटाना पड़ेगा। देश की सुरक्षा का जहाँ सवाल है, देश की अखंडता का जहाँ सवाल है, आप उसमें पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि मैं इसको हटाऊंगा, मैं इसको नहीं हटाऊंगा। तो इसलिए आपको देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। और मैं एलोन मस्क के बयान का स्वागत करता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के अंदर हमको अगर ट्विटर को भारत के कानून का पालन करना चाहिए। यहाँ कोई कंप्लाइंस ऑफिसर नहीं था, अगर कोई कार्रवाई करना तो किससे बात करें? क्या कोई बॉट से बात करेंगे? किसको पत्र लिखेंगे, कहाँ पत्र लिखेंगे? तो भारत ने यही कहा कि आप एक कंप्लाइंस ऑफिसर नियुक्त कीजिए जो भारत में बैठेगा, जो भारतीय होगा, ताकि कोई हमको शिकायत करनी होगी तो हम शिकायत करेंगे, हम उसको लिख कर हम उसको देंगे कि आप कार्रवाई कीजिए। इसलिए भारत के कानून के तहत भारत की सरकार को ये अधिकार है। लेकिन यह कहना कि दबाव डाला गया, रेड किया गया, गिरफ्तार किया गया, किसको जेल भेजा गया, तो इसलिए वो गलत है कि कोई दबाव डाला गया। लेकिन यहाँ सही है कि सरकार को लगता है कि ये कंटेंट आपत्तिजनक है, तो वैसे कंटेंट को हटाने के लिए वो ट्विटर को कह सकती है और उसको हटाना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाना, अगर हटाएगी तो भारत के कानून के उस पर कार्रवाई हो सकती है। कानूनों को लेकर सुशील जी क्या मानेंगे? मैं क्योंकि अब डिजिटल क्रांति जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, सभी घरों में मोबाइल है, बच्चा उसका इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में क्या नियमों को थोड़ा और सख्त करने की या पारदर्शिता की ज़रूरत है? क्योंकि आखिरी बार नियमों में बदलाव, अगर मैं गलत नहीं हूँ, IPR 2000 शायद 20 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उसमें भी कुछ कड़े बदलाव। सरकार ने तो कहा ही है कि IT एक्ट में नए सिरे से बदलाव करने का बिल आ रहा है जी। और देखिए ये बहुत तेजी से बदलता हुई व्यवस्था है जी। जो डिजिटल है उसका केवल एक आयाम नहीं है। अब ChatGPT आ गया, बिल्कुल, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए और जो आविष्कार उसको रोकने की भी जरूरत नहीं, जो इसको इनोवेशन कहते हैं, इसको भी रोकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको रेगुलेट करना भी आसान काम नहीं है। क्योंकि आज आपने एक कानून बनाया, 10 दिन के भीतर उसमें एक नया बदलाव आता है, एक नया परिवर्तन आता है। तो इसलिए जो बदलता हुआ जो डिजिटल युग है, तो औद्योगिक क्रांति में हम पिछड़ गए, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। इंटरनेट क्रांति में हम
थोड़ा उसका लाभ मिला। और अब ये डिजिटल जो क्रांति हो रही है तो भारत इसका सिरमौर है, और जो दुनिया के बाकी देशों के अंदर क्रिप्टो करेंसी का मामला था। तो ये कोई एक देश केवल कानून बनाएगा उसके द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेट की कोई बैरियर नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई एक देश की सीमा तक वो सिमटा हुआ नहीं है। इसलिए हम प्रतिबंध के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये रोज बदलता हुआ डिजिटल युग है, इसमें समय के अनुसार जो है कानून में बदलाव होना चाहिए, और निश्चित तौर पर सरकार को रेगुलेट करने के बारे में और सोचना चाहिए। ये थे हमारे खास मेहमान सुशील कुमार मोदी जी, जिन्होंने बड़ी साफगोई से हर मुद्दे को स्पष्टता देने की कोशिश करी है, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीति हो, जहाँ पर उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि अलायंसेस पॉसिबल हैं, विपक्ष के राजनीति जो भी कर रही है शायद उसका बहुत ज़्यादा फायदा ना हो, क्योंकि कद्दावर नेताओं की वहाँ पर कमी है। नज़र पूरी टिकी रहेगी लोकसभा चुनावों के ऊपर, और वहाँ पर प्रचंड बहुमत से आने में क्या समीकरण है जो कि इस वक्त सरकार के साथ है, 9 साल कैसे रहे, और साथ में डिजिटल क्रांति में आने वाले बदलाव। और इसको भी स्पष्ट कर दिया सुशील जी ने कि किसी भी चीज़ को रोकने में नहीं, उसको साथ लेकर चलने में सरकार यकीन करती है। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। दोबारा मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि विपक्ष की जो राजनीति है उसको और डिकोड करने में और हमारी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।